नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार पांडे एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल में, जिसका मोटो है लीगल लैंग्वेज इन इजी लैंग्वेज। तो दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष आया हूं एक बहुत ही जो अभी टॉपिक चल रहा है बिहार में, उसके ऊपर आपको कुछ जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बिहार में भी सर्वे का काम चल रहा है। तो सर्वे का काम चल रहा है तो सरकार क्या कर रही है कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है आपकी, यानी कि जो भी आपकी संपत्ति हैं, जैसे कि घर मकान हो गए, आपके ज़मीन हो गए, आपके खेत हो गए, खलिहान हो गए, उन सबका लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है, डाटा सेंट्रलाइज किया जा रहा है। और जो भी आपके जो वंशज हैं उनके नाम उसमें अंकित किए जा रहे हैं, अगर किसी का नहीं है तो। और ये सारा डाटा सेंट्रलाइज सरकार अपने पास एकत्रित कर रही है, इसमें रसीद कर रही है, बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी जो पूरी की जा रही है। अब इसमें कुछ खामियां हैं, जो जो लोग इसमें कुछ गलतियां कमिट कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको जागरूक करूंगा। जैसे कि हो क्या रहा है कि जो सर्वे का काम हो रहा है, इसमें केवल मेल पुरुष यानी बेटों का ही नाम दिया जा रहा है, बेटियों का नाम नहीं दिया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि लोग कर रहे हैं, जो सर्वे का काम करा रहे हैं, और ये आगे जाकर इनको फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस पूरे पहलू पर मैं आपको अवगत कराऊंगा कि क्यों इस तरह क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये कमी है, इस चीज़ को आप दूर करें। और जिन्होंने भी अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया है, वो जो मैं अभी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ उस चीज़ को देखते हुए और उस चीज़ को समझते हुए ही सर्वे का काम पूरा कराएं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2005 में, जैसे कि हम 2005 में जाने से पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं कि हमारे यहाँ जो पार्टीशन था वो कैसे, भाई हमारे यहाँ पार्टीशन चलता था तो हम लोग गवर्न होते थे सारे। हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 का, उससे हमारे यहाँ पार्टीशन और उससे जो भी रिलेटेड चीजें थी, जो संपत्ति का बंटवारा होता था, वो 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसी के तहत होता था। अब उसमें क्या था कि भाई जो पुरुष हैं यानी बेटे जो हैं, जो मेल पर्सन है, उनको ही अधिकार था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में, जो कि बाई बर्थ था। यानी वो को पर्सनल जो होते थे, मतलब जैसे भाई जैसे ही आप पुरुष जन्म लिया, उसका अधिकार उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने आप क्रिएट हो जाता था। ये बाई बर्थ उस लॉ में भी दिया हुआ था, और ये बाई बर्थ इनहेरेंट राइट था। तो ये चीजें चली आ रही थी। तो इसमें क्या हुआ कि 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ, कानून में संशोधन किया गया। 2005 में जो कानून था हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसको अमेंड करके हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में पारित हुआ। और इसमें सेक्शन 6 जो है उसका, वो ये अधिकार दिया कि केवल बेटे नहीं, अब बेटियां भी उस दायरे में हैं। तो बेटियों को भी बेटों के समान वो समान अधिकार प्रोवाइड कराता है, वो सेक्शन 6 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। इस कानून के आने के बाद जो पुरानी कानून था वो भाई उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया। पहले केवल बेटों का था, अब बेटियों को भी समान अधिकार मिलने लगा। तो अब हुआ क्या कि जब 2005 में कानून आया तो कानून तो पास कर दिया गया लेकिन उसमें कुछ बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे लोगों के माइंड में कि भाई ये कैसे लागू होगा। अब तो 2005 में लागू हुआ, जो पहले से बेटियां हैं उनका क्या होगा, उनके अधिकार का क्या होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे डाउट्स दिमाग में आने लगे लोगों के। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने लगा। कोर्ट्स के भी जो ट्रायल कोर्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो है, वहाँ भी इस तरह के असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी कि कैसे इस चीज़ को लेकर चला जाए। और ये चलता रहा, बीच बीच में कई केसेस भी आए जो अपील में गई, कोर्ट ने उसको ऑब्जर्वेशन भी दिया। बट कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब उलझी रही, सुलझ कर चीज़ें नहीं आ पा रही थी। एक क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आ पा रहा था कि भाई कैसे इस चीज़ को लागू कराया जाए। फिर जाकर 2020 में एक जजमेंट आया, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जजमेंट 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने पारित किया। उस जजमेंट के में क्या किया गया, सर्टेन जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियरफाई किया गया। देखिए मेनली इसमें क्या था, इसमें 4 तरीके के डाउट्स उसमें क्लियर किए गए कि भाई ठीक है, 2005 का जो अमेंडमेंट आया उसमें अधिकार मिल गया बेटियों को, तो क्या ये केवल वैसे बेटियों को है जो विवाहित हैं या अविवाहित हैं, उनमें किसके लिए है, केवल अनमैरिड के लिए है क्या, या मैरिड के लिए भी है। दूसरा हुआ भाई कि वैसे प्रॉपर्टी जो 2005 के पहले बढ़ चुके हैं उन प्रॉपर्टीज का क्या होगा। तीसरा हुआ कि भाई वैसे प्रॉपर्टीज, कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जो कि प्रॉपर्टी 2005 के पहले बटे होंगे और वो मौखिक तौर पर बटे, जो जो आमतौर पर हमारे यहाँ चलता है कि भाई मौखिक बंटवारा हो गया, चूल्हा चौका अलग हो गया, लोग अलग रहने लगे, लेकिन कोई कागजी तौर पर बंटवारा नहीं हुआ। तो उन केसेस का क्या हुआ, या कोई फैमिली सेटलमेंट हो गया, उन केसेस में क्या होगा। फिर ये आया कि भाई ये लागू कैसे होगा कानून को, भाई जैसे कोई भी कानून लागू होता है तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है या प्रोस्पेक्टिव होता है, इस तरीके से होता है। कोई प्रभावी होगा, पूर्व प्रभावी होगा या भावी होगा। तो ये भी बात है कि भाई ये कानून भी कैसे लागू होगा, पूर्व प्रभावी होगा या भावी होगा।
तो ये सारे पहलू को इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट किया, एलोबरेट करके समझाया, और उसके बाद असमंजस की स्थिति पूरी दूर हो गई। तो मैं इस चीज पर ही आपको बताता हूँ कि हुआ क्या उस जजमेंट में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट से मैंने कहा कि मैंने 4 चीजें निकल कर आई। तो पहला यह था कि भाई ये कानून केवल क्या अविवाहित जो महिलाएं हैं, उन जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उन्हीं को अधिकार देता है? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकार का मतलब प्रॉपर्टी में पार्टीशन के राइट का और विवाहित और अविवाहित का कोई कनेक्शन नहीं है, और ये इररिलेवेंट है। ये दोनों ही कैटेगरी को समान अधिकार प्रोवाइड करता है, यानी कि अविवाहित महिला को भी और विवाहित महिला को भी, यानी लड़कियों को भी, दोनों को समान अधिकार प्रोवाइड करता है। दोनों का ही समान अधिकार है उस पार्टीशन में। दूसरा चीज भाई हुआ कि ऐसे महिलाएं जिनके शादी भाई 2005 से पहले हो चुका है, उनका क्या होगा? तो भाई उनका ये होगा कि उनके पास भी अधिकार है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बटी है तो अपना राइट क्लेम कर सकती हैं, या जिनकी जो प्रॉपर्टी मतलब जिनका शादी 2005 के बाद हुआ है, वो भी अपने राइट क्लेम कर सकती हैं। उनके लिए तो अधिकार आ ही गया, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा पहलू यह है कि भैया वैसे प्रॉपर्टी भी होंगे जो 2005 के पहले बटे होंगे, उन प्रॉपर्टी में क्या होगा? तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखिए, ये 2005 के पहले जो प्रॉपर्टी बटे हैं, और अगर वो कानूनी तौर पर बटे हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे करते हैं भाई? 2 तरीके से मान्य है। या तो आप कोर्ट के तरह थ्रू पार्टीशन करा लीजिए, अगर कोर्ट ने पार्टीशन किया है। दूसरा है भाई कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है हमारा, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपने बैठ के पार्टीशन कराया, ठीक है, रजिस्ट्री कराई उसकी, तो ये दोनों मान्य है, ये कानूनी तौर पर मान्य है। तो इन दोनों तरीके से अगर 2005 के पहले जो भी पार्टीशन हुए हैं, तो भाई वैसे केस में ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर 2005 के पीछे अगर जो पार्टीशन हुआ और मौखिक तौर पर हो, जैसे मैंने बोला अभी, कुछ होता था कि मौखिक तौर पर ओरली हो जाते थे, तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई इसका प्ली आप नहीं ले सकते हैं कि हमारा बंटवारा 2005 के पहले हमारा भी हुआ था और मौखिक हुआ था। तो कोर्ट ने इसको डिनाई किया कि मौखिक और इन चीजों का प्ली आप नहीं ले सकते हैं, और वैसे केस में बाकायदा अधिकार है, महिलाएं भी अपना राइट क्लेम कर सकती हैं। मौखिक ही नहीं, वैसा कि फैमिली सेटलमेंट भी कोई हुआ है और उसका कोई कागजी तौर पर नहीं हुआ है, कोर्ट के थ्रू नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं है, तो भाई वैसे केस में भी महिलाओं के पास अधिकार है, यानी बेटियों के पास भी अधिकार है कि वो अपना राइट क्लेम कर सकती हैं। अब भाई कोपासनर इसमें समझना पड़ेगा कैसे राइट आता है। जैसे पहले था कि बेटों को राइट अपने आप इनहेरेंट बाई बर्थ आता था, जैसे कोपासनर में मिली 4 पीढ़ी तक होता है, 4 डिग्री होता है। तो डिग्री ऐसे हो गया कि मैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मैं हो गया, मेरे पिताजी हो गए, उनके पिताजी और उनके पिताजी, तो मैं 4 पीढ़ी हमारी, तो अपने आप वो राइट चलता आ रहा था कि मैं आगे जाऊंगा तो भाई मेरे बच्चे जो आएंगे उनका राइट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरीके से 4 डिग्री चलता, वो बेटियों के केस में भी होने लगा कि भाई बेटियां भी अब इस तरीके से 4 पीढ़ी तक उनका भी राइट अपने आप कानून के तहत 2005 के बाद अमेंडमेंट के बाद आ गया। अब इसमें एक और चीज आया कि भाई को, जैसे मैंने कहा कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव वाली बात, तो रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव क्या है भाई? पूर्व प्रभावी होगा या भावी होगा? तो अब इसमें जब जब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार की तरफ से जो वकील थे, सॉलिसिटर जनरल, तो उन्होंने कोर्ट के सामने इस पहलू को रखा, कहा कि अगर इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर देते हैं तो एक सैलाब सा आ जाएगा केस का कोर्टों में, क्योंकि जितने भी पार्टीशन पहले हुए हैं उन सब में कोई ना कोई डिस्प्यूट है, लोग क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे, जो बेटियां हैं उनके परिवार वाले या जो भी है, पर इस तरीके से केस का एक सैलाब आ जाएगा कोर्ट में। तो भाई इसको ऐसे तो लागू कर नहीं सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई कानून तो रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, लेकिन उसमें एक वहां कहा गया कि ये ना रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा ना प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, ये रेट्रोएक्टिव लागू होगा। अब रेट्रोएक्टिव क्या है, इस चीज को समझा जाए तो रेट्रोएक्टिव है भाई, रेट्रो हो गया ये कानून, तो भाई पुराना जो है तब पुराने उससे चला आ रहा है, तो भाई पुराने से भी लागू होगा, लेकिन वो प्रेजेंट सिनेरियो से देखते हुए, यानी 2005 का जो मैंने कंडीशन बताया, जो 2 कंडीशन बताए कि भाई अगर आपका जो पार्टीशन है 2005 के पहले हो चुका है, कोर्ट के थ्रू हो चुका है, या रजिस्टर करा के हुआ, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुआ, तो उन केसेस में लागू नहीं होगा, लेकिन बाकी केसेस जो भी हैं उन सब में लागू होगा। ये बड़ा ही क्लियरफाई की तरीके से उस चीज में मेंशन किया गया केस के अंदर में। दूसरा चीज, अब एक चीज यहाँ पहलू ये भी आता है कि भाई वैसी महिलाएं जिनकी शादी हो गई और उनके बच्चे हैं, और सपोज दैट कि विवाह के बाद उस महिला का देहांत हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, उन केस में क्या होगा? तो भाई उन केस में उनके जो लीगल हेयर्स है, यानी उनके जो बच्चे हैं, उनके पास अधिकार है राइट क्लेम करने का। जैसे नॉर्मल केसेस में होता है कि पार्टीशन में पिता की मृत्यु हो जाए तो बेटे के पास अधिकार था कि भाई उनका इनहेरेंट राइट आ गया, उसी तरीके से अब इनके बच्चों के पास भी अधिकार है कि वो अपनी माता के प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकते हैं। ये अधिकार उनको मिला 2005 के अमेंडमेंट के बाद। तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, इस चीज को कोई भ्रम पैदा ना हो।
अब हो क्या रहा है कि बिहार में लोग सर्वे का काम तो चल रहा है। अब देखिए खामियां कहाँ हो रही है कि सर्वे का काम हो रहा है तो लोग भाई वंशावली जो बनवा रहे हैं, जिसमें वंशावली बनवाना मतलब रसीद कट रही है, वंशावली बन रही है, वंशावली को अपडेट किया जा रहा है, तो उसमें केवल मेल पुरुष जो हैं, जो लड़के हैं, बेटे हैं, उनका ही नाम दिया जा रहा है, महिलाओं का नाम ही नहीं दिया जा रहा। तो भाई ये गड़बड़ है, ये आगे जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, लिटिगेशन में आप फंसेंगे। तो इस चीज से बचने का एक ही तरीका है कि भाई जो भी जिनका अभी तक जिन्होंने ये कार्यवाही को पूरा नहीं किया है वो अपना वंशावली ऐसे बनाए कि उनमें जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनका भी नाम दें और वंशावली उस अकॉर्डिंग ही बनवाएं, उनसे कंसर्न, उनसे एनओसी लें। जिनको भाई नहीं चाहिए प्रॉपर्टी में क्लेम, उनसे एनओसी प्राप्त करें। एनओसी प्राप्त करने के बाद आपका अपने आप भाई उनका राइट वहां से खत्म हो जाएगा और दे देती हैं स्वेच्छा से कि भाई मुझे उस प्रॉपर्टी में कोई नहीं चाहिए। तो ये लीगल तरीका है और ये सही तरीका है जिस चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। होपफुली मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं मेरी सलाह या राय तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।